बच्चों, वक्त को ज़ाया करने के बगैर हम स्टार्ट करते हैं। हमने नियोनेटल रिससेशन का पार्ट 1 कंप्लीट किया। अब हम पार्ट 2 की तरफ जाएंगे। पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे इन डिटेल में। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ। चेस्ट कंप्रेशन कितना देना होता है एक न्यूबॉर्न बेबी को, कैसे देना, वो सब। ऑक्सीजन सप्लाई अगर देनी हो बच्चे को कितना देना है। ड्रग्स अगर ज़रूरत पड़ी तो कौन सा ड्रग और कैसे और किस रूट से देंगे। और फुल एल्गोरिथम हम देखेंगे इस टॉपिक का, जिसका नाम है न्यूनेटल रिससेशन प्रोग्राम, NRP, न्यूनेटल रिससेशन प्रोग्राम। समझते हैं। नाउ वी आर स्टडिंग द हाईएस्ट यील्ड पार्ट फॉर एम्स एंड नॉसेट। मोस्ट क्लिनिकल MCQs आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। सो लेवल 10 हमने किए थे पार्ट 1 में कंप्लीट। अब हम लेवल 11 पे आ गए। ठीक है, लेवल 11 क्या है? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होता क्या है? व्हाट इज़ PPV? Positive pressure ventilation means giving artificial breaths to the newborn in order to, ये होता है आपको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल ब्रेथ्स देनी होती है एक न्यूबॉर्न बेबी को, ताकि आप उसको क्या कर सके, ओपन द लंग्स, उसके लंग्स को ओपन कर सके। डिलीवर ऑक्सीजन इनटू द लंग्स, ओपन करना है, फिर क्या करना है, ऑक्सीजन डिलीवर करना है लंग्स की तरफ से, ताकि लंग्स फिर अपना काम स्टार्ट करे। रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके लंग्स में फंसा हुआ होगा या जो भी होगा वहाँ पे, वो आप रिमूव करोगे। सो इम्प्रूव द बेबीज़ हार्ट रेट, ताकि ये सब करने से फिर आप बेबी की जो हार्ट रेट है वो इम्प्रूव करोगे। सो ये क्या था? PPV क्या होता है, क्यों दिया जाता है बच्चे को, ये सब चीज़ें इसमें आती है। अब व्हेन शुड PPV बी स्टार्टेड, हमें ये कब स्टार्ट करना होता है, ठीक है, समझो। PPV शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस ओकर्स। अगर इनमें से तीन कंडीशन में से एक भी कंडीशन, या 2 या 3, फ़िलहाल मिनिमम एक भी कंडीशन आई तो आप PPV स्टार्ट करोगे। पहली कंडीशन एपनिया, जिसको हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, द बेबी इज़ नॉट ब्रीथिंग, सांस ही नहीं ले रहा है बच्चा। गैस्पिंग, द बेबी हैज़ इरेगुलर और वीक गैस्पिंग ब्रेथ्स, यानी ले रहा है फिर कुछ सेकंड के लिए नहीं ले रहा है, फिर अचानक से ले रहा है, फिर नहीं ले रहा है, तो गैस्पिंग। हार्ट रेट अगर लेस देन हो गई 100 बीट्स पर मिनट। ये 3 वो कंडीशंस है, अगर आप बेबी में एक या एक से मज़ीद देखोगे तो आप तुरंत स्टार्ट करोगे PPV बच्चे को देना, ठीक है। अब नॉर्सेट जो MCQ यहाँ पर बनता है वो ये है, याद रखो। हार्ट रेट 90 यानी 90 बीट्स पर मिनट अगर होगा किसी भी बच्चे का, न्यूबॉर्न का, तो आप तुरंत स्टार्ट करोगे PPV, यानी स्टार्ट PPV इमीडिएटली। क्योंकि हमने क्या बोला, अगर हार्ट रेट लेस देन 100 बीट्स पर मिनट होगा तो हमें PPV स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है, 90 बीट्स तो 100 से लेस है ना, तो यहाँ पर आप स्टार्ट इमीडिएटली करोगे PPV। अब PPV स्टार्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आपको, वो देखते हैं। सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, ये चाहिए आपको। फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग, ये चाहिए आपको। T पीस रिसोसिएटर, ये चाहिए आपको। अप्रोप्रिएट साइज़ड फेस मास्क, ये चाहिए आपको, बच्चे के फेस के हिसाब से आपको फेस मास्क चाहिए। शुड कवर द माउथ एंड नोज़, ताकि उसका माउथ और नोज़ कवर हो जाए, बट नॉट द आइज़ को कवर नहीं करना है। आइए आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये इमेज आपको दिख रही होगी ना, कि एक नर्स है, ठीक है, और बच्चे के माउथ को कवर कर रही है, नोज़ को। PPV देने के लिए हम इस तरीके से बच्चे को रखते और इस तरीके से देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती है। आइए देखते हैं क्या होता है। करेक्ट मास्क टेक्निक, कौन सी करेक्ट मास्क आप टेक्निक यूज़ करोगे, इसको बोलते हैं CE टेक्निक। CE टेक्निक देखिए, इसमें इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि जो नर्स ने बच्चे को पकड़ा है और जहाँ पर मास्क कनेक्ट होता है माउथ और नोज़ से, वहाँ पर थंब और इंडेक्स फिंगर से C बना हुआ है। मतलब इस तरीके से आपको इसको होल्ड करना है कि C बने, और बाकी जो 3 फिंगर्स बचती है वो नीचे से आ रही है और E बना रही है। इसी को बोलते हैं CE टेक्निक। आइए समझते हैं इसको। CE टेक्निक फॉर मास्क सील क्या होता है? C यूज़ द थंब एंड इंडेक्स फिंगर टू फॉर्म ए C, जो हमें अभी आपको बोला कि थंब और इंडेक्स फिंगर को आपको यूज़ करना है। देखिए थंब और इंडेक्स फिंगर को आपको यूज़ करना है ताकि C बने, ठीक है। C बने, ये क्या करता है, C शेप एंड क्रिएट अ प्रॉपर सील और द मास्क, इससे एक प्रॉपर सील बन जाती है मास्क के ऊपर से।
जिससे क्या होता है, जिससे लीकेज नहीं होता, या जो आप वेंटिलेशन प्रोवाइड करोगे वो लीक नहीं होता। फिर ई ई से क्या करोगे, ई कैसे बनाओगे, यूज़ द रिमेनिंग 3 फिगर्स टू सपोर्ट द बेबीज जा। तो बाकी 3 रिमेनिंग फिगर्स या फिंगर्स है आपके पास, वो आप नीचे से सपोर्ट करोगे जा लाइन को, बेबी के जा लाइन को, ताकि आराम से आप इस प्रोसेस को अंजाम दे सको और लीक ना हो और बच्चे को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। कॉमन मिस्टेक जो इसमें हो जाती है, मास्क लीक। आप तो लगाओगे ये, लेकिन इसमें अगर लीक हो गया तो वो कॉमन मिस्टेक है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा इफ़ द चेस्ट इज़ नॉट राइजिंग। अगर आप वेंटिलेशन दे रहे हो, कंप्रेशन दे रहे हो, लेकिन फिर भी चेस्ट राइज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वेंटिलेशन इज़ नॉट इफ़ेक्टिव। वेंटिलेशन आप गलत तरीके से कर रहे हो, वो इफ़ेक्टिव है ही नहीं, तो आपको इसको ठीक करना है। आइए इसको ठीक करते हैं। पहले ये देखते हैं वेंटिलेशन रेट कितना देना है आपको। हाउ मेनी ब्रेथ्स शुड बी गिवन। याद रखो 40 से 60 यानी 40 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट आपको देनी है। इसके लिए आप आसानी से याद रखोगे कि पर सेकंड एक ब्रेथ आपको देनी है। सो पर मिनट कितने हो गए, 60, ठीक है। या मेमोरी ट्रिक आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ब्रेथ 2 3, 2 से आ जाएगा, 2 का डबल कितना था 4 यानी 40 से 60, ठीक है। 3 का डबल 60 यानी 40 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट। या सिंपली जो अभी आपको मैंने बोला, अप्रॉक्सीमेटली 1 ब्रेथ एवरी सेकेंड आपको देना है। अब साइंस ऑफ इफेक्टिव वेंटिलेशन, कब आपको ये पता चलेगा कि आप एक न्यूबॉर्न बेबी को हॉस्पिटल में लेबर रूम में उसको वेंटिलेशन दे रहे हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप ये ठीक से कर रहे हो या नहीं। तो वही साइंस, कौन कौन से साइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस, चेस्ट राइज। इफ़ द चेस्ट राइजेस वेंटिलेशन इज़ इफेक्टिव। अगर चेस्ट अप हो रहा है, राइज हो रहा है, तो आपकी वेंटिलेशन बहुत ज़बरदस्त है। सो इफ़ द चेस्ट डज नॉट राइज, अगर चेस्ट नहीं उठ रहा है, तो आपकी जो वेंटिलेशन है वो सही नहीं है। सो स्टार्ट करेक्ट स्टेप्स। अब आपको करेक्ट स्टेप्स स्टार्ट करना है ताकि आप अच्छे से इसको वेंटिलेशन दे पाओ। तो करेक्ट स्टेप्स देखते हैं। उसके लिए आए जिसका नाम था मिस्टर सोपा। तो आपको मिस्टर सोपा सिखाता है कि किस तरीके से आप अच्छे तरीके से वेंटिलेशन दोगे, और ये एम्स का बहुत पसंदीदा टॉपिक है। आइए इसको चेंज करते हैं, आइए इसको समझते हैं। मिस्टर सोपा, यूज़ मिस्टर सोपा इफ़ द चेस्ट इज़ नॉट राइजिंग डिस्पाइट पीपीवी आप कर रहे हो लेकिन चेस्ट फिर भी राइज नहीं हो रहा है। पहला एम फॉर मासिक एडजस्टमेंट। तो आपको पहला काम जो करना है वो आपको मासिक को एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि अगर आपने उसी तरीके से लॉक सी और ई फॉर्म नहीं बनाया होगा, लॉक नहीं किया होगा, तो वहाँ से वो लीकेज हुआ होगा। तभी पहला काम मासिक एडजस्टमेंट, यानी रिपोजिशन द मासिक टू ऑब्टेन ए बेटर सील। दूसरा आर, एम आर मिस्टर है ना, आर फॉर रीपोजिशन एयरवे। ये हमने पहले पार्ट में इसमें पढ़ा कि किस तरीके से हमें रीपोजिशन एयरवे करना है। प्लेस द बेबीज़ हेड इन द स्निफिंग पोजीशन। स्निफिंग पोजीशन क्या होती है, कैसे होती है, वो भी मैंने आपको दिखाया, तो वो आप करोगे। तीसरा काम क्या करोगे, एस फॉर सक्शन माउथ एंड नोज़। तो आप सक्शन करोगे माउथ और नोज़ को। सो परफॉर्म सक्शन इफ़ देयर इज़ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस। ये भी हमने पार्ट 1 भी अच्छे से देखा कि क्यों पहले माउथ को सेक्शन करना है, क्यों नोज़ को नहीं, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। तो फिर ओ फॉर ओपन माउथ। अब धीरे से स्लाइटली ओपन करोगे आप बेबी का माउथ, ठीक है, कीप द बेबीज माउथ स्लाइटली ओपन। अब इतना भी ओपन नहीं करना कि आप उसका जबड़ा तोड़ो, नहीं, आराम से स्लाइड है थोड़ा सा, ताकि अगर आपको थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन दिखे या अच्छे से, ताकि वेंटिलेशन प्रोवाइड हो। फिर पी फॉर प्रेशर इंक्रीजेस। अब अगर ये करने के बावजूद भी फिर भी चेस्ट अपराइज नहीं हो रहा है, तो अब आपको थोड़ा सा प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है। सो इंक्रीज द वेंटिलेशन प्रेशर ग्रेजुअली, ठीक है। ए फॉर अल्टरनेटिव एयरवे। अगर ये सब करने के बाद भी बेबी का चेस्ट नहीं अपराइज हो रहा है, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ सेक्रेशन आगे होगा या कुछ और होगा, जा नहीं रहा है, ये जो हम कर रहे हैं वेंटिलेशन नहीं जा रहा है। तो फिर क्या करेंगे, हम अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करेंगे। अल्टरनेटिव में क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे इंटो ट्रैकियल ट्यूब। यानी ये ट्यूब ऐसा है जो सीधा जाएगा ट्रैकिया में, ठीक है। ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, जहाँ से सांस आती है और जो कनेक्ट होती है लंग से। फिर उसका चेस्ट राइज ईजिली फिर आराम से राइज हो जाएगा, चेस्ट राइज हो जाएगा, क्योंकि हमने डायरेक्ट किया एक ट्यूब जिसको इंडोट्रैकियल ट्यूब कहते हैं, वो डायरेक्ट हमने इंसर्ट किया ट्रैकिया में, और वहाँ से फिर हम कंप्रेशन करेंगे तो वो डायरेक्ट लंग्स को एक्सपेंड करेगा। या हम इंसर्ट करेंगे लैरिंजियल मास्क एयरवे। अब एक मास्क आता है जो डायरेक्ट जाएगा माउथ में, लैरिंजियल में जाएगा, और वहाँ से हम उसको कंप्रेस करेंगे, तो जिससे काफ़ी मदद मिलेगी लंग्स को ये एक्सपेंड होने में। तो उसको
फिर चेस्ट राइज हो जाएगा और फिर आप करेक्टली उसको वेंटिलेशन दे पाओगे। अब नॉरसेट डायरेक्ट एमसीक्यू क्या आ सकता है यहाँ पर, देखो ये इंपॉर्टेंट है समझना। चेस्ट राइज इज़ एब्सेंट ज्यूरिंग पीपीवी। अगर चेस्ट राइज एब्सेंट है, पीपीवी आप कर रहे हो, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट करेक्ट स्टेप, कौन सा आप पहला स्टेप उठाओगे? तो हमने पढ़ा ना स्टेप वाइज, मिस्टर सोपा एम फॉर मासिक एडजस्टमेंट। तो आप पहला काम जो करोगे वो है मासिक एडजस्टमेंट का, ठीक है, गुड। अब हम पहुँचे लेवल 12 पे, ठीक है। लेवल 11 हमने कंप्लीट किया, अब हम लेवल 12 पे पहुँचे। अब ये क्या कहता है हमें, 30 सेकेंड्स रूल, 30 सेकंड का रूल क्या है? रीअसेस द बेबीज़ हार्ट रेट आफ्टर 30 सेकेंड्स और ऑफ इफेक्टिव पीपीवी। अब आप दे रहे हो पीपीवी, इफेक्टिव पीपीवी। अब यहाँ पर वर्ड आया इफेक्टिव, यानी आप जो पीपीवी दे रहे हो वो करेक्ट हो रहा है, चेस्ट राइज हो रहा है। अब कितनी देर तक दिया आपने, 30 सेकंड। अब आपको क्या करना है, आइए समझते हैं। हार्ट रेट, अगर हार्ट रेट ग्रेटर और इक्वल टू होगी 100 बीट्स पर मिनट, तो आप ग्रेजुअली स्टॉप करोगे पीपीवी और कंटिन्यू करोगे ऑब्जर्वेशन, ठीक है। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद कि ठीक है बच्चा, नहीं हार्ट रेट ठीक है नहीं, इसी तरीके से। अगर हार्ट रेट 60 to 99 पर बीट्स पर मिनट है, तो आप क्या करोगे, आप कंटिन्यू रखोगे इफेक्टिव पीपीवी। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है तो हमें पीपीवी लगाना ही है, तो कंटिन्यू करोगे क्योंकि अभी भी लेस देन 100 है। अब अगर वर्स्ट कंडीशन में आप देखो कि हार्ट रेट बच्चे की है लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, तो आप एक तो पीपीवी दोगे और उसके साथ चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करोगे, यानी लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन अलॉन्ग विथ पीपीवी। अब लेवल 13 पे हम पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर हमने ये क्या बोला कि अगर वर्स्ट केस हमारे सामने आया तो हमें पीपीवी के साथ चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं। अब हम यही समझेंगे कि चेस्ट कंप्रेशन किस तरीके से देंगे। लेवल 13 चेस्ट कंप्रेशन। When should chest compressions be started? कब हमें ये स्टार्ट करना है, शाबाश। Start chest compressions if the heart rate remains below 60 beats per minute after 30 seconds or effective PPV। आप 30 सेकंड आप कर रहे हो इफेक्टिव पीपीवी, यानी अच्छे से पीपीवी कर रहे हो, फिर भी हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट ही रही, तो आपको चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है इमीडिएटली। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम लाइन जो आपको बार बार आ रहा है कि व्हेन वी हैव टू स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। या क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि नर्स इज़ डूइंग चेस्ट कंप्रेशन फॉर 30 सेकेंड्स कंटिन्यूसली, देन व्हाट शुड शी विल डू लाइक दैट। तो आपको क्या करना है, फिर चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना है, गुड। टेक्निक, अब इसमें कौन सी टेक्निक आप इस्तेमाल करोगे, किस तरीके से चेस्ट कंप्रेशन दोगे। यहाँ पर एक बात समझो, सीपीआर जो हम बड़ों को देते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन, बड़ों को हम एडल्ट्स को देते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है इससे, ठीक है। और उसकी टेक्निक अलग है, इसकी टेक्निक अलग है, तभी इसको समझो। टेक्निक प्रेफर्ड टू थम इंसर्कलिंग टेक्निक, हमें दो थम और उनको इंसर्कल यानी अच्छे से मिलाना है और फिर वो वाली टेक्निक इस्तेमाल करनी है। वो टेक्निक क्या है, आइए समझते हैं। टेक्निक ऑफ टू थम इंसर्कलिंग हैंड टेक्निक इन इन्फेंट्स, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिलीवरिंग चेस्ट compression is to grip the chest in both hands in such a way that the two thumbs can press on the lower third of the sternum, just below an imaginary line joining the nipple with the fingers or the spine at the back. Compress the chest quickly and firmly, reducing the anterior posterior diameter of the chest by about 1/3. The ratio of compression of inflammation in newborn resuscitation is 3:1। आइए इस बात को समझते हैं, क्या होता है ये टू थंब इनसर्कलिंग टेक्निक। यानी आप इमेजिन कीजिए आप अपने हाथ में एक बोतल रखिए, बड़ी वाली बोतल 1 लीटर, ठीक है। उस पे सामने जो आप एक लाइन मार दीजिए, वो उसको सटर्नम बोन कंसिडर कीजिए, और उसका जो तीसरा होता है 1/3, वहाँ पर आप 2 फिंगर्स रखोगे, और यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए कि उसके सीधे लाइन में होना चाहिए कि 2 निपल्स अगर आप कनेक्ट करोगे तो वो सीधे लाइन में आने, वहाँ पर आपको अपने 2 फिंगर यानी 2 थम्स रखने हैं। फिर क्या करना है, जो बाकी की उंगलियां बचेंगी वो आप क्या करोगे, सर्कल उसे पूरी बोतल पीछे से कवर करोगे। वैसे ही द रिमेनिंग फिगर्स इनसर्कल द चेस्ट, और वो चेस्ट को भी कवर करें और बैक को भी सपोर्ट देंगे, ठीक है, ताकि बच्चे को नुकसान ना पहुँचे। दिस टेक्निक इज़ मोस्ट इफेक्टिव, ये बहुत इफेक्टिव होता है और लेस टायरिंग, बच्चे को भी इससे
ज़्यादा नुकसान नहीं होता। दैन द टू फिंगर टेक्निक, जो पहले बोलते थे कि टू फिंगर टेक्निक हम उससे चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, नहीं, उससे ज़्यादा ये बहुत इफ़ेक्टिव है और बच्चे को भी इससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच सकता अगर ये करेक्ट वे में किया जाए। ये समझ गए? बोतल के लिए आपने और दो फिंगर से आप समझे कि स्टर्नम का 1/3 पार्ट आप वहाँ पर कंप्रेस कर रहे हो, वहाँ पर आपने इमेजिनरी लाइन ड्रा की जो दो निपल्स को ज्वाइन करे और वहाँ पर आप कंप्रेस कर रहे हो दो थंब से। बाकी जो उंगलियाँ बची उससे बाकी चेस्ट यानी बोतल बाकी साइड में और पीछे उसको कवर करती हो ताकि उसको सपोर्ट मिले। यही है टू थंब इनसर्कलिंग टेक्निक। अब सब बात आती है कि आप कितना कंप्रेशन डेप्थ दोगे, यानी कितना नीचे तक दबाओगे। अब इतना भी नहीं दबाना है कि बच्चे के जो लंग्स वंग्स है वो मुंह से बाहर आए, नहीं। कंप्रेशन का तरीका है कितना। कंप्रेस द चेस्ट टू 1/3 ऑफ एन इंटीरियर पोस्चर डायमीटर। इंटीरियर पोस्चर डायमीटर का 1/3 आपको वो कंप्रेस करना है। वो अप्रॉक्सीमेटली आता है 4 सेंटीमीटर इन ए टर्म न्यू बॉर्न। और जो टर्म न्यू बॉर्न है उसमें वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है, 4 सेंटीमीटर आता है। अब रेशो क्या होना चाहिए कंप्रेशन का, ठीक है, कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशो क्या होना चाहिए दोनों। अब रेशो इसका है इन केस ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज़ रेशो है 3:1, ठीक है। दिस मीन्स 3 चेस्ट कंप्रेशन इज़ 1 वेंटिलेशन। अब जब हम CPR देते हैं एडल्ट्स में उसका रेशो क्या होता है, 30:2। क्या होता है, 30:2, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर क्या है, 3:1, 3 चेस्ट कंप्रेशन 1 वेंटिलेशन। अब वाई ये ज़रूरी है, अगर वहाँ पर 30:2 है, यहाँ पर 3:1 क्यों है इसको समझते हैं। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ न्यूनेटल कार्डिक अरेस्ट इज़ रेस्पिरेटरी फेलियर, सो वेंटिलेशन इज़ गिवन ग्रेटर प्रायोरिटी। अब यहाँ पर क्या बोला जाता है कि जो नियोनेटल कार्डिक अरेस्ट है, जब नियोनेटल का हार्ट बंद हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, तो उसका जो मेन काज होता है वो होता है रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी उसका रेस्पिरेशन सिस्टम बैठ जाता है, यानी लंग्स। तभी हम वेंटिलेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वेंटिलेशन हमने क्या है यहाँ पर रखा है, रेशियो 3:1, 3 चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन 1 कंप्रेशन। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है तो यहाँ पर 3 चेस्ट कंप्रेशन है, एक ही वेंटिलेशन है, तो हमने ग्रेटर प्रायोरिटी कैसे दी वेंटिलेशन को। ये क्या बोल रहे हैं आप सर, गलत बोल रहे हो क्या। बट मैंने पहले ही बोला, मैं इस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ कि 3:1 है, मैं बोल रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं वहाँ रेशियो है CPR में 30:2, यानी हम 30 कंप्रेशन देंगे और 2 ब्रेथ देंगे। यहाँ पर 30 में 2 ब्रेथ समझो, यानी 15 में 1 ब्रेथ देना होता है, 15 में 1 ब्रेथ देना होता है। यहाँ पर हर 3 कंप्रेशन में 1 ब्रेथ देना होता है। अब आया समझ, मतलब वेंटिलेशन को कितनी प्रायोरिटी हम देते हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। वहाँ 15 में 1, यहाँ 3 में 1। जब तक 15 आएगा तब तक कितना, मतलब कितने ब्रेथ्स आप दोगे, करो कैलकुलेट, ठीक है ना। सो वहाँ 15 में 1, यहाँ 3 में 1, तभी ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहीं से भी आपको कोई भी क्वेश्चन बोल सकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम बच्चों में 3:1 रेशो क्यों रखते हैं कंप्रेशन वेंटिलेशन को, या चेस्ट कंप्रेशन या चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन, क्या बोलते हैं इसको, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो क्यों दे रखते 3:1। सो यही आंसर है इसका, क्योंकि जो बच्चे होते हैं न्यूनेटल होते हैं उनमें कार्डिक अरेस्ट ज़्यादातर रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से होता है, तब भी हम वेंटिलेशन को प्रायोरिटी देते हैं। अब कंप्रेशन रिदम कौन सी रखनी है, मेमोरी ट्रिक इसमें याद रखिए आप, 1 and 2 and 3 एंड ब्रेथ, यानी 1 2 3 और 1 2 3 एंड यानी 3 बार आप उसको ये कंप्रेस करोगे और फिर ब्रेथ दोगे। तो ये याद रखो कि ये 1 2 3 1 2 3 ये 2 सेकंड के अंदर अंदर एक साइकिल होना चाहिए। एक साइकिल कैसा है, एक साइकिल ऐसा है, 1 2 3 यानी 3 कंप्रेशन 1 ब्रेथ, ये पूरा एक साइकिल हो गया। तो एक साइकिल आपको 2 सेकंड में कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर टारगेट क्या क्या रहना चाहिए, टारगेट आपको रहना चाहिए कि आप 1 मिनट में 90 चेस्ट कंप्रेशंस दो, 30 ब्रेथ्स दो, तो 1 मिनट में टोटल कितना हुआ, 120 इवेंट्स पर मिनट हो गया। ये एम्स का फेवरेट नंबर है, आ सकता है कभी भी पूछा जाता है, पूछा भी गया है। कितना, 930 यानी 120 इवेंट्स। हमने क्या बोला कि एक साइकिल 2 सेकंड में होना चाहिए, ठीक है, एक साइकिल 2 सेकंड में होना चाहिए, तो 60 सेकंड होता है, 60 का डबल कितना होता है, 120, तो 120 इवेंट्स। ऐसे ट्रिक हिसाब से भी याद रख सकते हो, या सीधा कि 90 चेस्ट कंप्रेशन देना है आपको, 30 ब्रेथ्स देना है आपको, तो 120 इवेंट्स पर मिनट होना चाहिए, ठीक है।
अब रीअसेसमेंट आफ्टर चेस्ट कंप्रेशन, अब आपने बेबी को ये वार्ड में थे, अब आप उसको दे रहे दिया अभी चेस्ट कंप्रेशन, अब आपको रीअसेसमेंट करना है, देखना है कि क्या सच में कुछ फ़र्क आ रहा है या नहीं। फिर रीअसेस द हार्ट रेट आफ्टर 60 सेकेंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड चेस्ट कंप्रेशंस एंड वेंटिलेशन। जो हमें अभी हमने देखा 1 मिनट तक हमने कंटिन्यू 120 इवेंट्स देने हैं, फिर हमें रीअसेस करना है उसको, उसकी हार्ट रेट को, ठीक है, उसके हार्ट रेट को रीअसेस करना है, फिर से देखना है। इफ़ हार्ट रेट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 60 पर मिनट यानी 60 बीट्स पर मिनट, तो हमें वहीं से स्टॉप करना है चेस्ट कंप्रेशन। बट कंटिन्यू रखना है PPV until the heart rate becomes greater or equal to 100 beats per minute। यही मैंने बोला कि if heart rate is greater or equal to 60 beats per minute, stop chest compression, continue PPV until the heart rate is greater or equal to 100 beats per minute and the baby is breathing adequately। और बच्चा सांस अच्छे से ले रहा है, जब तक वो अच्छे से ना ले तब तक आप PPV कंटिन्यू रखिए। बट इफ़ हार्ट रेट इज़ स्टिल लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, अगर इतना करने 1 मिनट आपने 120 इवेंट्स दिया लेकिन फिर भी हार्ट रेट फिर भी 60 बीट्स पर मिनट ही रहा, तो आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यू करना है यही प्रोसेस, यानी कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन करना है, चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन करना है। और इसके साथ साथ आप क्या करोगे, एक काम आप करोगे, ये कंसिडर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन। अब आप मेडिकेशन उसको कंसिडर करोगे, ये तब एक तो आपने ये कंप्रेशन और वेंटिलेशन दिया पूरे 60 सेकंड्स और 120 इवेंट्स दिए, लेकिन फिर भी ये हार्ट रेट बच्चे की 60 से कम हो रह गया, तो आपको अब एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन करना है। अब आप एडमिशन मेडिकेशन करना है, इससे पहले हम एक बोलेंगे, आगे समझाएंगे कौन सा मेडिकेशन कैसे, वो भी समझाएंगे। अब लेवल 14 पे हम आ गए, इससे पहले हम ये समझेंगे कि ऑक्सीजन कितना देना है, क्योंकि हमें कंप्रेशन देना है, ये वेंटिलेशन देना है, तो ऑक्सीजन यूज़ कैसे करना है। सो लेवल 14 ऑक्सीजन यूज़, इससे बहुत अच्छे से समझो। इन द पास्ट 100% ऑक्सीजन वाज रूटीनली यूज ड्यूरिंग न्यूनेटल रिससेशन। पास्ट में हम जब देखते थे तो जो भी बच्चा हो न्यूनेटल में उसको रिसेशन की ज़रूरत पड़ती थी, उसको हम 100% ऑक्सीजन दिया करते थे पहले ज़माने में। सॉरी थोड़ा कोल्ड है, कॉमन कोल्ड है, बट फिर भी आपको पढ़ाऊँगा, ये कंसिस्टेंसी रहेंगे ये क्लास। अब आगे, हाउ एवर करंट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ डिफरेंट, क्योंकि ये जो है मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि ये एविडेंस बेस्ड एक प्रैक्टिस है, तो आज का जो करंट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है ये डिफरेंट है। अब इसमें डिवाइड किया गया है ऑक्सीजन यूज़ किस तरीके से। अगर आपके पास टर्म बेबी है तो आप उसको रिससेशन करोगे विथ रूम एयर, यानी कि 21% ऑक्सीजन सप्लाई के साथ। अगर आपके पास प्री टर्म बेबी है तो आप यूजुअली स्टार्ट करोगे 21 से 30% ऑक्सीजन सप्लाई से। तो टारगेट आपका जो रहेगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन शुड इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग रिससेशन। जब भी आप ये ऑक्सीजन सप्लाई करोगे तो ये सैचुरेशन इसकी इंक्रीज होनी चाहिए रिससेशन के दौरान। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखो, ये सब चीज़ें आपको क्यों इतना, मतलब ये परसेंटेज हिसाब आपको देना है, प्री टर्म को या टर्म बेबी को इतना देना है, इतना देना है, ऐसा क्यों, इम्पॉर्टेंट याद रखो। हाइपरऑक्सिया can also be harmful and may cause retinopathy and oxidative injury। अब ये आजकल के ज़माने में, यानी आज के दौर में ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों हम ऑक्सीजन को परसेंटेज वाइज बच्चे को दे रहे हैं, नियोनेटल को दे रहे हैं, क्यों, इसका जो मेन रीज़न है हाइपरऑक्सिया हो सकता है बच्चे को, जो कि बहुत हार्मफुल होता है बच्चे के लिए, या रेटिनोपैथी हो सकता है, या ऑक्सीडेटिव इंजरी हो सकता है। अब ये क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा जो आपको ना समझाऊँ, ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। इन डिटेल आइए समझते हैं। समझ क्या रहे हैं हम, ऑक्सीजन ड्यूरिंग न्यूनेटल रिससेशन कि कितना देना होता है फॉर टर्म, फॉर प्री टर्म, कितना देना और क्यों देना होता है। ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास कि अर्लियर डॉक्टर्स बिलीव करते थे कि हर
इफ़ द बेबी हैज़ लो ऑक्सीजन गिव 100% ऑक्सीजन। बेबी को ऑक्सीजन की कमी है तो पूरा 100% ऑक्सीजन दे दो। बट रिसर्च ने क्या प्रूव किया, क्योंकि अब ये एविडेंस बेस्ड है तो एविडेंस हर बार कंटिन्यूस रिसर्च करती है। अब रिसर्च ने ये प्रूव किया, ये शो किया, ये दिखाया कि अगर आप टू मच ऑक्सीजन देते हो ये इससे हाइपरऑक्सिया हो सकता है, जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता है बच्चे के लिए। कैसे, आइए समझते हैं आराम से। पहले समझते हैं व्हाट इज़ हाइपरऑक्सिया, क्या होता है हाइपरऑक्सिया। आप आज तक समझे होंगे कि जहाँ पर भी हाइपर वर्ड आता है इसका मतलब होता है इंक्रीज़ होना, हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज़ होना, तो यहाँ पर भी सेम है। हाइपरऑक्सिया मीन्स टू मच ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। हाइपरऑक्सिया, टू लिटिल ऑक्सीजन, हाइपरऑक्सिया, एंड नॉर्मॉक्सिया, नॉर्मॉक्सिया नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल, हाइपरऑक्सिया टू मच ऑक्सीजन। तीनों कंडीशंस आप समझे, हाइपोक्सिया टू लिटिल ऑक्सीजन, नॉर्मोक्सिया नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल, एंड हाइपरऑक्सिया टू मच ऑक्सीजन, जो कि हमें समझना है। हाउ डज़ हाइपरऑक्सिया काज डैमेज। अब इससे अगर आप ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई दोगे एक बच्चे को जिसको जितनी ज़रूरत नहीं होगी, तो उससे किस तरीके से डैमेज होगा बच्चे को, आइए समझते हैं। थिंक ऑफ ऑक्सीजन लाइक फायर। अब मैं थोड़ा सा स्टोरी बेस्ड आपको मैं ये समझा रहा हूँ। अगर आप ऑक्सीजन को फायर की तरह समझेंगे, सो ए स्मॉल फायर इज़ यूज़फुल फॉर कुकिंग। छोटी सी आयर या छोटी सी फायर यूज़फुल होती है हमें कुक करने में, खाना बनाने में। लेकिन यही अगर हम इसको बढ़ाए तो इसको मकान भी जल सकता है, यानी ए वेरी लार्ज फायर कैन बर्न ए हाउस। दोबारा मैं बोलता हूँ, हाउ डज हाइपरऑक्सिया cause damage? Think of oxygen like fire. A small fire is used for cooking. A very large fire can burn a house. Similarly, normal oxygen helps cells produce energy. Too much of oxygen produces harmful molecules called reactive oxygen species, ROS, or we can also call these molecules free radicals. Okay, क्या बोल रहा है कि अगर आप नॉर्मल ऑक्सीजन दोगे सेल्स, वो सेल्स को मदद करते हैं एनर्जी बनाने में, लेकिन ज़्यादा ऑक्सीजन दोगे तो उससे हार्मफुल मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़ या जिनको कहते हैं फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स किस तरीके से बॉडी को डैमेज करते हैं, आइए समझते हैं। दीज फ्री रेडिकल्स डैमेज द बॉडी सेल्स। दिस डैमेज इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेटिव इंजरी, जो मैंने आपको बताया, मैं समझाऊंगा। अब यही मॉलिक्यूल्स जो आपने ज़्यादा ऑक्सीजन दिया वहाँ से हार्मफुल मॉलिक्यूल्स बने, या जिनको हम फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं। अब ये डैमेज करेंगे बॉडी सेल्स को, मारेंगे बॉडी सेल्स के, तो जिससे ऑक्सीडेटिव इंजरी होगी। ठीक है, किस में, बच्चे में। अब ये ऑक्सीडेटिव इंजरी क्या होता है, आइए इसका समझते हैं। ऑक्सीडेटिव इंजरी इज़ डैमेज टू सेल्स एंड टिश्यूज़ काज्ड बाय फ्री रेडिकल्स। जो अभी हमने समझा कि ये एक ऐसा डैमेज होता है सेल्स को या टिश्यूज़ को जो होता है फ्री रेडिकल्स से। ठीक है, और वो फ्री रेडिकल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्सेस ऑक्सीजन सप्लाई से बनते हैं। इट कैन अफेक्ट, ये अफेक्ट करता है किस चीज़ को, ब्रेन को, लंग्स को, आइज़ को, हार्ट को। वो बड़ी प्रॉब्लम है ना। अब देखो, अब किसी बच्चे को ज़रूरत ही नहीं 100% ऑक्सीजन आप दे रहे हो, तो अब उसका आप ब्रेन भी रिस्क में ला रहे हो, लंग्स भी रिस्क में ला रहे हो, आइज़ भी रिस्क में ला रहे हो, हार्ट भी रिस्क में ला रहे हो, यानी इवन ऑल या ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पूरी लाइफ आपने उसकी रिस्क में डाली। तभी दैट्स वाई 100% ऑफ ऑक्सीजन शुड नॉट बी गिवन रूटीनली टू ए न्यू बॉर्न्स। ठीक है, अब पहला ये था। अब दूसरी कंडीशन थी रेटिनोपैथी। Sorry, how does retinopathy of prematurity occurs? यानी रेटिनोपैथी किस तरीके से ये होता है, आइए समझते हैं। रेटिना हम जानते एक आई का लेयर होता है, बैक साइड ऑफ द आई होता है ना। द रेटिना इज़ द लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक साइड, एट द बैक ऑफ द आई। ठीक है, इट कंटेन्स वेरी डेलिकेट ब्लड वेसल्स। इसमें छोटी छोटी पतली पतली ब्लड वेसल्स होती है। इफ़ ए प्रीटर्म बेबी रिसीव्स टू मच ऑक्सीजन, अगर हमने एक प्रीटर्म बेबी को ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई किया जितना उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो क्या होगा, नॉर्मल रेटिनल ब्लड वेसल्स ग्रोथ स्टॉप्स।
जो रेटिनल ब्लड वेसल्स है उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। लेटर उसके बाद क्या होगा, एबनॉर्मल ब्लड वेसल स्टार्ट ग्रोइंग। अब वहाँ पर जो नॉर्मल रेटिनल ब्लड वेसल्स थी उनकी ग्रोथ स्टॉप हो गई, अब एबनॉर्मल वहाँ पर बनना स्टार्ट हो गई। अब उससे क्या होगा, these vesicles are weak and these vessels are weak and may leak or pull on the retina। अब ये जो एबनॉर्मल वेसल्स बनती है, ब्लड वेसल्स बनती है, ये वीक होती है और ये पुल कर सकती है रेटिना को, या लीक कर सकती है, फट सकती है। सो इससे क्या होगा, द रेटिना डिटैच हो सकता है, और दिस कैन लीड टू पुअर विजन और इवन ब्लाइंडनेस। इसकी वजह से आपको विजन ख़राब हो सकता है उस बच्चे का, या इवन ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। तो कितना ख़तरनाक है ऑक्सीजन सैचुरेशन या ऑक्सीजन डिमांड के ज़रिए से ऑक्सीजन सप्लाई करना, कितना ज़रूरी है ये। और अगर ज़्यादा देता है तो क्या क्या हो सकता है। अभी हमने ये देखा कौन सी कंडीशन, दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड रेटिनोपैथी प्रीमेच्योरिटी, ROP रेटिनोपैथी प्रीमेच्योरिटी। अब एग्ज़ाम के लिए एक मंत्र लेकर जाए, डू नॉट यूज़ 100% ऑक्सीजन रूटीनली फॉर एवरी न्यू बॉर्न। किसी भी हर न्यू बॉर्न के लिए 100% ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। कितना कितना देना होता है, टर्म बेबी के लिए 21% ऑक्सीजन रूम एयर, प्री टर्म बेबी के लिए 21 से 30% ऑक्सीजन। ज़्यादा दिया तो क्या क्या हो सकता है, रीज़न एक्सेस ऑक्सीजन, ज़्यादा दिया तो हाइपरऑक्सिया हो सकता है, कैन काज, और इससे क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीडेटिव इंजरी हो सकता है। समझा कैसे होता है, और रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम शॉर्ट में कंक्लूड करेंगे इस एंड, जो हमने ये सोचा, जो हमने ये समझा कि टू मच ऑफ ऑक्सीजन देने से क्या होगा, तो शॉर्ट में ये याद रखो, टू मच ऑक्सीजन टू मच ऑक्सीडेशन। क्योंकि अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो ऑक्सीजन से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। सो टू मच ऑफ ऑक्सीजन, टू मच ऑफ नॉट ऑक्सीजन से मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जो भी है, यहाँ पर याद रखो टू मच ऑफ ऑक्सीजन टू मच ऑफ ऑक्सीडेशन। सो टिश्यू डैमेज, टू मच ऑफ टिश्यू डैमेज, जिससे क्या होगा, प्रीटर्म बेबी प्लस एक्सेस ऑक्सीजन, उससे ROP काज हो जाएगा। ROP का फुल फॉर्म क्या है, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। दोबारा मैं बताता हूँ, टू मच ऑफ ऑक्सीजन गिव्स या फॉर्म्स टू मच ऑफ ऑक्सीडेशन, जिससे क्या होगा, टू मच ऑफ टिश्यू डैमेज। अब करना क्या है, प्री टर्म बेबी को अगर आपने एक्सेस ऑक्सीजन दिया तो क्या हो जाएगा, ROP रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। अब हम पहुँचे ड्रग देने पे, जो मैंने आपको अभी बताया कि बताऊंगा कि कौन सा ड्रग देना है, कैसे देना है। लेवल 15 एपिनेफ्रीन यानी ड्रग। व्हेन इज़ एपिनेफ्रीन गिवन, क्यों एपिनेफ्रीन और कब दिया जाता है, ठीक है। एडमिनिस्टर एपिनेफ्रीन इफ़ द हार्ट रेट रिमेन्स बिलो 60 पर मिनट डिस्पाइट। अगर हार्ट रेट एक न्यू बॉर्न बच्चे में फिर भी 60 बीट्स रहती है, इवन कि आपने इफेक्टिव PPV स्टार्ट किया था, आपने उसको चेस्ट कंप्रेशन अच्छे से दिए थे और आपने एडिक्वेट वेंटिलेशन दिया था, लेकिन फिर भी 60 बीट्स पर मिनट उसकी हार्ट रेट रही, तो आपको अब ये एडमिनिस्टर करना है एपिनेफ्रिन, अब रुकना नहीं, ठीक है। अब करोगे कहाँ से, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उम्बिलिकल कॉर्ड या जो भी आप पढ़े यार, umbilical कॉर्ड या umbilical venous कैथेटर। आप यूज़ क्या करोगे, umbilical venous कैथेटर, मोस्ट प्रेफरेबल यही है कि umbilical कॉर्ड को लीजिए, वहाँ पर एक कैथेटर लीजिए, वो इसमें इंसर्ट कीजिए और वहाँ से आप क्या करोगे एडमिनिस्टर एपिनेफ्रीन। एंडोट्रैकियल रूट, ये बहुत लेस रिलेबल है, ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। एंडोट्रैकियल रूट, पहला जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट है वो है umbilical venous कैथेटर के थ्रू, ठीक है। अब नर्सेस रोल क्या रहेगा इसमें, प्रिपेयर द ड्रग को प्रिपेयर करने के लिए, वेरीफाई द करेक्ट डोज को वेरीफाई करने के लिए, डॉक्यूमेंट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यह ज़रूरी है, वक्त को ज़रूरी नोटिस करना होता है, बिल्कुल। मॉनिटर द बेबीज़ हार्ट रेट, जब दिया फिर बेबी का हार्ट रेट मॉनिटर करना है कि इंक्रीज़ हुआ या नहीं। एग्ज़ाम के लिए एक मंत्र ले जाइए आप, वो ये है कि इन न्यूनेटल रिसोसिएशन the first and the most important intervention is effective ventilation, not drug।
ये याद रखो, ये मैंने पार्ट फर्स्ट में भी बोला, अब भी बोल रहा हूँ कि नियोनेटल रिससिएशन में जो पहला इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है वो ड्रग नहीं है, वो है इफ़ेक्टिव वेंटिलेशन। जब आप उसको इफ़ेक्टिव वेंटिलेशन दोगे तो मैक्सिमम बच्चे वहीं से ठीक हो जाएंगे, उनको ड्रग की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा जो उसमें मेन काज रहता है वो है रहता है क्या रहता है, ये लंग्स का फंक्शन ना करना, रेस्पिरेटरी फेलियर। तभी मोस्ट इफ़ेक्टिव जो है वह है वेंटिलेशन। ये बात याद रखना, अच्छे से जहन नशी करना। फिर मैंने आपको कल में पार्ट 1 में बोला था कि मैं आपको फुल NRP नियोनेटल रिससिएशन प्रोग्राम का एल्गोरिथम बनाऊंगा या सिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा, यानी कि फ़्लो चार्ट। समझिए, आइए फुल NRP एल्गोरिथम फ़्लो चार्ट। पहला 0 से 60 सेकेंड्स क्या आप जहन में रखोगे। जब भी बर्थ हो जाएगी आप 3 सवाल पूछोगे कि बेबी टर्म है या नहीं टर्म है, यानी अच्छे से बेबी टर्म है या नहीं है। दूसरा, गुड टून है या नहीं है। तीसरा, ब्रीथिंग कर रहा है, क्राइंग कर रहा है या नहीं। ठीक है, पहला। अब 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 क्या करोगे, अगर तीनों के यस है तो रूटीन केयर करोगे, बच्चे को माँ के पास दोगे, ब्रेस्ट फीडिंग कराओगे आराम से। अब अगर इनमें से एक या एक से ज़्यादा को नो आता है तो आप क्या करोगे, आप इनिशियल स्टेप्स स्टार्ट करोगे। पहला क्या करोगे, बच्चे को वार्म करोगे, जो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट बोला, इसको अच्छे से पार्ट 1 में ये एक्सप्लेन किया। वार्म करोगे, गर्मी दोगे। पोजीशन आयुर्वेद, ताकि आयुर्वेद इसका अच्छे से ओपन रहे। फिर क्लियर सेक्रेशन इफ़ नीडेड, अगर उसमें कोई सेक्रेशंस है जिसको है, अगर नीडेड है तो वो क्लियर करो। ड्राई रखो, क्योंकि हमें हीट लॉस से उसको बचाना है, तो ड्राई रखो। पहली टॉवल यूज़ की वो वेट हो गई है, वो गीली हो गई है, तो दूसरी टॉवल लाओ, ड्राई रखो। स्टिमुलेट करो फिर बेबी को अच्छे से। अब यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखो, गोल्डन मिनट गोल क्या है, स्टार्ट इफेक्टिव वेंटिलेशन विद इन द फर्स्ट 60 सेकेंड्स इफ़ नीडेड। ये याद रखा, ये मैंने कल भी बताया अच्छे से कि अगर बच्चे को वेंटिलेशन की ज़रूरत है तो वो आपको पहले ही 60 सेकेंड्स में स्टार्ट करना है, डिले नहीं करना, तभी इसको गोल्ड मिनट कहते हैं। अब तीसरा, रीअसेस ब्रीथिंग प्लस हार्ट रेट। अब इतना करने के बाद आपको फिर से रीअसेस देखना है कि हार्ट रेट और ब्रीथिंग देखना है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है याद रखनी है, अगर हार्ट रेट ग्रेटर और इक्वल टू 100 बीट्स पर मिनट है और अच्छे से वो ब्रीथ कर रहा है तो नॉर्मल रूटीन आप उसको उस बच्चे को करोगे, माँ को दोगे वगैरह वगैरह। अगर अगर एपनिया है और गैस्पिंग है या हार्ट रेट लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है तो आप क्या करोगे स्टार्ट, कितनी बार बोला, अब भी बोल रहा हूँ, PPV करोगे स्टार्ट। यहाँ पर मैंने आपके लिए और अच्छे से ये दिखाया है कि हार्ट रेट मैनेजमेंट greater or equal to 100 beats per minute with good breathing, you will start management as routine newborn care. Greater or equal to 100 beats per minute, but there is presence of apnea or gasping, you will start as a management, you will start PPV. But less than 100 beats per minute, if a baby is having heart rate less than 100 beats per minute, then you will start PPV इमीडिएटली। यहाँ पर बिल्कुल भी रुकना नहीं है, ये बहुत ही जल्दी स्टार्ट आपको करना अगर लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है। अब रिमेंबर, हार्ट रेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ड्यूरिंग नियोनेटल रिससिएशन। पार्ट 1 में भी बोला, पार्ट 2 में यानी इसमें भी ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हार्ट रेट जब आप बात करते हो नियोनेटल रिससिएशन की। इंडिकेटर्स में सबसे पहला इंडिकेटर जो आपके पास है इंपॉर्टेंट वो है हार्ट रेट। देन पार्ट ये इसका ये चौथा स्टेप क्या आता है, आफ्टर 30 सेकेंड्स ऑफ इफेक्टिव PPV। 30 सेकेंड्स के बाद आप इफेक्टिवली आप दे रहे हो PPV, आपको क्या करना है फिर चेक, क्या देखना है, हार्ट रेट बिकम्स ग्रेटर और इक्वल टू 100 और नॉट, ये ऑब्जर्व करना है। हार्ट रेट क्या 60 टू 90 अगर आई तो क्या करना है, कंटिन्यू PPV। हार्ट रेट अगर लेस देन 60 आई तो आपको कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं, चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है, वेंटिलेशन कंप्रेशन। तो चेस्ट कंप्रेशन प्लस PPV किस तरीके से, रेशो मैंने समझाया आपको, 3:1 रेशो रखना है। जो हम CPR करते हैं एडल्ट्स में उसका रेशो होता है 30:2। अब बेबीज़ में क्या होता है 3:1। टारगेट क्या रहना चाहिए, 120 इवेंट्स पर मिनट। कैसे करोगे, क्या टेक्निक लगाओगे, यूज़ टू थंब इन सर्कलिंग टेक्निक। आफ्टर 60 सेकेंड्स ऑफ कंप्रेशन प्लस वेंटिलेशन, अगर आप एक बच्चे को, एक न्यू टर्म बेबी को, एक ताज़ा जन्म हुए बच्चे को
पूरे 1 मिनट तक कंप्रेशन प्लस वेंटिलेशन कर रहे हो तो क्या करना है फिर? अगर हार्ट रेट ग्रेटर और इक्वल टू 60 है तो आपको स्टॉप करना है कंप्रेशन। इफ़ हार्ट रेट स्टिल रिमेन्स लेस देन 60 आपको एपिनेफ्रिन देन एडमिनिस्टर करना है। कहाँ से करना है वो भी रूट में आपको समझाया। सो कंसिडर एपिनेफ्रिन आफ्टर इंश्योरिंग इफेक्टिव वेंटिलेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन। जब आप अच्छे से 1 मिनट तक ये चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन अच्छे से बच्चे को दोगे, अगर फिर भी ये हार्ट रेट लेस देन 60 रहे तो आप करोगे एपिनेफ्रिन कंसिडर, उससे पहले नहीं करना। ठीक है, गुड। अब हमारे पास एक और पार्ट आ जाता है और एक और अच्छी चीज़ आती है समझने के लिए, वो है मिकोनियम मिकोनियम स्टेनेट लिक्वर। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले समझो क्या होता है फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। समझो इसको अच्छे से। मिकोनियम स्टेनेट लिक्वर MSL, द बेबी इज़ इनसाइड द एमनोइटिक सैक, जिसको वाटर बैग भी कहते हैं, विच इज़ फिल्ड विथ एमनोइटिक फ्लूड, जो किससे भरा होता है? एमनोइटिक फ्लूड, या जिसको लिक्वर भी कहते हैं। द बेबी फ्लोट्स इन दिस फ्लूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसको अच्छे से समझो कि माँ के पेट में बच्चा होता है, अब वो बच्चा मूव भी करता है, वो बच्चा इधर भी करता है। तो अब इसके लिए जो हमारा ऊपर वाला होता है, जो हमारा बनाने वाला होता है, उसने क्या मैकेनिज़्म बनाया है? उसने ऐसा मैकेनिज़्म बनाया है कि जो बेबी है वो एक, आप समझे कि वाटर बैग में होता है। वाटर बैग में बीच में एक चीज़, ज़िंदा चीज़ बन रही है, यानी बेबी बन रहा है, फीटस बन रहा है, और आसपास जो इसके सराउंडिंग होती है वहाँ पर एक वाटर सराउंडिंग होता है जिसको बोलते हैं एमनोइटिक सैक। तो ताकि वो अच्छे से फ्लोट करे और वो हर किसी, क्या बोलते हैं, अगर अचानक माँ गिरे या कोई अचानक छोटी सी चोट आए तो वहाँ से वो उस बच्चे को बचाता है, वो सैक, एमनोइटिक सैक। ठीक है, और उसमें बच्चा क्या फ्लोट करता होता है। ये कब होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में होता है। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर, अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर में समझोगे, जो यूटेरस होता है जिसमें बच्चा होता है, ठीक है, या जिसको वॉम्ब भी कहते हैं। अब उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। प्लेसेंटा जो सप्लाई करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की उसको बेबी को। अम्बिलिकल कॉर्ड जो कनेक्ट होता है बेबी प्लेसेंटा से, यानी बेबी कनेक्ट होता है माँ से, यानी प्लेसेंटा से। किससे? एम्बिलिकल कॉर्ड से। अब एमनोइटिक सैक प्लस एमनोइटिक फ्लूइड या लिक्विड, ये क्या होता है? ये ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें बेबी फ्लोट करता है। ये तीन चीज़ें समझी ना आपने? गुड, आगे 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 चलते हैं। अब आपको ये समझना आसान होगा। हाउ डज मेकोनियम स्टैंडर्ड लिक्वर ऑकर, किस तरीके से ये बनता है? ठीक है, क्यों बनता है, किस तरीके से बनता है, समझो। इफ़ द फीटस पास स्टूल, जिसको हम मेकोनियम कहते हैं, बिफोर बर्थ। अब समझो कि बच्चा है माँ के पेट में, ठीक है, माँ के पेट में 9 मंथ उसका एक्यूरेट मतलब टारगेट टाइम है कि वो वहाँ तक रहेगा। 9 मंथ से पहले ना आए या 9 मंथ्स के बाद भी ना आए, तो 9 मंथ तो हो जाएंगे तो अब इसको बाहर आना है। लेकिन अगर इस टाइम में बेबी ने फीटस किया तो वो कहाँ जाएगा? सवाल बनता है ना कि बेबी, उसको सब कुछ न्यूट्रिएंट्स में मिल रहा है तो वहाँ पर उसको डाइजेशन हो रही होगी, तो अगर उसका फीटस है तो उसने स्टूल पास किया तो वो कहाँ जाएगा? जिसको क्या कहते हैं, फीटस पास स्टूल, उसको मेकोनियम कहते हैं, तो वो कहाँ जाएगा? आइए समझिए। बिफोर बर्थ, अभी उसकी बर्थ नहीं हुई, सॉरी। देखो, मेकोनियम कम्स आउट थ्रू द बेबीज अनस। ओबियसली जो वेस्ट होगा तो वो बेबी के अनस से ही बाहर निकलेगा, उसको मेकोनियम कहते हैं। ठीक है, इट मिक्सेस विद द एमनोइटिक फ्लूइड, ये मिक्स हो जाएगा एमनोइटिक फ्लूइड से। एमनोइटिक फ्लूइड यानी लिक्वर, यानी जहाँ पर बेबी फ्लोट कर रहा था उससे ये मिक्स हो जाएगा। क्या? मेकोनियम। मेकोनियम क्या है? बेबी का स्टूल। अब द एमनोइटिक फ्लूइड बिकम्स ग्रीन। अब जब ये बच्चे का वेस्ट, जिसको मेकोनियम कहते हैं, अब जब ये एमनोइटिक फ्लूइड से मिल जाएगा तो अब ये ग्रीन बनेगा। क्या बनेगा? ग्रीन, क्योंकि कोई भी वेस्ट अगर किसी चीज़ से मिला दो जो, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तभी जो मेकोनियम है, बेबी का वेस्ट है, ये जब एमनोइटिक फ्लूइड से, लिक्विड से मिलता है तो इसको ग्रीन कलर बनाता है। ठीक है, दिस ग्रीन एमनोइटिक फ्लूइड इज कॉल्ड मेकोनियम स्टैंडर्ड लिक्वर। इसी ग्रीन फ्लूइड को कहते हैं मेकोनियम स्टैंडर्ड लिक्वर। मेकोनियम क्या है? 1 सेकेंड। अल्हम्दुलिल्लाह। मेकोनियम क्या है? मेकोनियम बेबी स्टूल है, जो बर्थ से पहले वो
माँ के पेट में ही करता है, ठीक है। स्टैंडर्ड लिक्वर, लिक्वर क्या है, लिक्वर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एमनाइटिक फ्लूइड होता है, जहाँ बेबी फ्लोट करता है, तो वही मेकोनियम स्टैंडर्ड लिक्वर। आगे समझते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है। मेकोनियम मिक्सेस विथ एमनाइटिक फ्लूइड नॉट विद द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू ये नहीं जाता, ये मेकोनियम मिक्स हो जाता है एमनाइटिक फ्लूइड से। यानी जब बेबी का वेस्ट जिसको मेकोनियम कहते हैं, ये जब वो अनस के थ्रू इसको रिलीज़ करता है तो ये वहीं पर एमनाइटिक फ्लूइड में मिक्स हो जाता है और वो ग्रीन कलर हो जाता है। तभी आपने अगर देखी होगी कोई डिलीवरी हो जाती, तो जब डिलीवरी अचानक से हो जाती तो उसमें वो अचानक फ्लूइड निकलता है फोर्सफुली और वो ग्रीन कलर अगर हुआ तो आप वहाँ पर ये समझेंगे कि इसके बच्चे ने पहले ही पोटी कर दी है इसके पेट में, ऐसा समझेंगे आप। आगे समझते हैं, व्हेन डज इट बिकम्स डेंजरस। अब पोटी करना तो डेंजरस बात नहीं है, लेकिन ये कब डेंजरस बनता है वो आइए आइए समझते हैं। हैविंग मेकोनियम इन द एमनाइटिक फ्लूइड इज़ नॉट ऑलवेज डेंजरस, द प्रॉब्लम occurs when the baby breathes in, जिसको हम कहते हैं एस्पायरेट्स, ठीक है, द मेकोनियम स्टैंडर्ड फ्लूइड बिफोर बर्थ और ड्यूरिंग डिलीवरी। अब प्रॉब्लम तब होती है जब डिलीवरी से पहले या बर्थ के टाइम अगर बेबी ने अपनी ब्रेथ फर्स्ट ली और वहाँ पर ये मेकोनियम फ्लूइड था और उसने वो सांस के ज़रिए से अंदर लिया, जिसको कहते हैं एस्पायरेटस, ठीक है, अंदर लिया, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसको कहते हैं MAS, मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम। यानी वो अपनी ये पोटी और वो फ्लूइड जो होगा माँ का वो अंदर लेगा, जिसको उसको एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसको कहते हैं मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम। अब इसमें क्या होगा, इन MAS द एयरवे में बिकम ब्लॉकड, तो जब वो अंदर ये फ्लूइड लेगा तो उसका जो एयरवे है पूरा ब्लॉक हो जाएगा। द बेबी में हैव डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, ओबियसली बात है, जब वो कुछ पहली सेकंड में कुछ इनहेल करेगा और वो भी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो उसकी डिफ़िकल्टी बहुत बढ़ जाएगी ब्रीथिंग में। सो ऑक्सीजन लेवल में डिक्रीज़, इसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल भी डिक्रीज़ हो सकती है। अब इसको ईजी वे में आप समझे, ये मैं आपको बस समझा रहा था, ठीक है। क्या होता है, मेकोनियम बेबी का ये वेस्ट होता है, एमनाइटिक फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जहाँ पर बेबी फ्लोट करता है, इसको पूरे को क्या कहते हैं, मेकोनियम स्टैंडर्ड लिक्वा, यानी ग्रीन लिक्वा, ठीक है, मेकोनियम ग्रीन लिक्वा, ठीक है। अब क्या होता है, एस्पिरेशन ऑफ मेकोनियम स्टैंडर्ड फ्लूइड इनटू द लंग्स, अगर ऐसा हो तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको कहते हैं MAS, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। अब एग्जाम के लिए एक मंत्र ले जाओ, मेकोनियम बेबीज फर्स्ट स्टूल, लिक्वर amniotic fluid MSL, green amniotic fluid due to meconium passed before birth। आई होप ये बात आई समझ, ये मैं आपको समझा रहा था। अब इस टॉपिक के हिसाब से आइए देखते हैं क्या बोलता है मेकोनियम, ये क्या नाम है, मेकोनियम लिक्विड फ्लूइड या जो भी है। आइए समझते हैं ओल्ड कंसेप्ट, एवरी बेबी बॉर्न थ्रू मेकोनियम स्टैंडर्ड लिक्विड शुड बी सक्शनड। अब ओल्ड कंसेप्ट क्या बोल रहा है, जो भी बेबी बॉर्न हो गया उसमें जो मेकोनियम फ्लूइड होगा उसको सक्शन करो, हर बेबी में, चाहे उसको ज़रूरत हो या ना हो, हर बेबी, लेकिन हर बेबी में ज़रूरत नहीं होती ना। करंट प्रिंसिपल आज आज क्या कहता है, आज की ये एविडेंस क्या कहता है, आज का प्रूफ कहता है, इफ़ द बेबी इज़ विगोरियस, मतलब अगर उसके पास गुड मसल टोन है, गुड ब्रीथिंग और हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट है, तो उसको ज़रूरत नहीं है। सो प्रोवाइड रूटीन न्यूबॉर्न केयर, प्रोवाइड नॉर्मल रूटीन टू न्यूबॉर्न केयर, ठीक है। बट अगर बेबी डिप्रेस्ड है, इफ़ द बेबी इज़ डिप्रेस्ड, कैसे लगेगा आपको पता, पुअर मसल ट्यून, एपनिया और गैस्पिंग, लो हार्ट रेट, देन आप क्या करोगे, बिगिन न्यूनेटल रिससिटेशन अकॉर्डिंग टू द NRP एल्गोरिथम। Routine deep tracheal suctioning is no longer recommended for every baby born through meconium standard liquid, ठीक है। हर बेबी के लिए ये ज़रूरत नहीं है कि आप सक्शनिंग करो और डीप सक्शनिंग करो, ट्रेकियल सक्शनिंग, जो भी बेबी डिलीवर हो जाए मेकोनियम स्टैंडर्ड लिक्विड के थ्रू, ठीक है। हर बेबी के लिए ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसी बेबी में ज़रूरत लगता है जो जिसमें हम प्रॉब्लम्स देखें या जो लगे कि इसने ये किया होगा, क्या बोलते इनहेल किया होगा, तो वहाँ पर सेक्शनिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब
जो इम्पोर्टेंट है इस पार्ट 2 का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चन है। नॉट सेट लेवल ये 100% है। आइए समझते हैं, आपको आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। अ newborn is apneic with a heart rate of 90 beats per minute immediately after birth. What is the next step? Analysis, आपके पास heart rate less than 100 beats per minute, apnea is present। apnea है ये, not apneic, apnea। अब समझे, अपने इज़ प्रेजेंट और हार्ट रेट इज़ लेस देन 100 बीट्स पर मिनट। तो क्या करोगे, मैंने पढ़ाया था ना, आप स्टार्ट करोगे पीपीवी, स्टार्ट पीपीवी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड नॉट सेट क्वेश्चन। करो ऐश करो ऐश, पहला क्वेश्चन। दैन दूसरा क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, आफ्टर 30 seconds of effective PPV the heart rate is still 50 beats per minute, what should be done? ये भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा है कि अगर आपने 30 सेकेंड्स इफेक्टिव पीपीवी दिया भी, हार्ट रेट फिर भी 50 बीट्स पर मिनट है, अब क्या रहोगे, अब आप क्या करोगे, आप करोगे चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट, यानी स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन अलॉन्ग विथ पीपीवी यूजिंग ए रेशियो 3:1 कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो। ठीक है, ये बात भी आपको आई होगी समझ। अब तीसरा क्लिनिकल सिनेरियो थर्ड क्वेश्चन, after 60 seconds of chest compression and ventilation, the heart rate remains 50 beats per minute still. What should be done? अब आपने 6 सेकेंड यानी 1 मिनट में पूरा चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन अच्छे से दिया, यानी 120 इवेंट्स दिए आपने, फिर भी हार्ट रेट 50 मिनट्स रही, तो आप क्या करोगे? हाफ 50 बीट्स पर मिनट, तो आप क्या करोगे? अब आप एडमिनिस्टर करोगे क्या? ड्रग कौन सा? एपिनेफ्रिन। कंटिन्यू रिससिटेशन एंड एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन। गुड। अब यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। अब जो यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे थे विथ नॉर्सेट लेवल, तो उनके लिए मैं आपको बोलूँगा, चाहे 15 मार्क्स आ जाए या 20 या 25, जो भी मार्क्स आए, अगर ये नियोनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम एनआरपी आपको आता है तो आप किस तरीके से लिखोगे और आपको फुल मार्क्स आएंगे। इतना डिटेल पढ़ा ना, आप किस तरीके से लिखना है, आपको स्ट्रक्चर क्या रहेगा। पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया, जिसमें आप इंट्रोडक्शन के बाद आप डेफिनेशन लिखोगे नियोनेटल रिससिटेशन के, फिर इंडिकेशन लिखोगे कि क्या क्या हो सकता है। एपनिया, गैस्पिंग, ब्रेडिकार्डिया, पुअर मसल टोन। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? डिक्रीज इन कार्डिया, क्या होता है? हार्ट रेट। ठीक है, डिक्रीज इन हार्ट रेट। ठीक है, तो वो ये इंडिकेशन है, पूरा डिटेल हमने एक्सप्लेन किया है। प्रिपरेशन में क्या लिखोगे, वो हमें स्टेप्स जो हमने समझे कि स्टेप फर्स्ट वार्म दीजिए, फिर इक्विपमेंट्स तैयार कीजिए और पर्सनल रखिए। ठीक है, फिर इनिशियल स्टेप्स आप कौन कौन सा ये दोगे, ये थे प्रिपरेशन। इनिशियल स्टेप्स, प्रोवाइड वार्म, पोजिशन द बेबी, क्लियर द एयरवे, ड्राई द बेबी, स्टिमुलेट। द असेसमेंट क्या करोगे, ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट बार बार चेक करोगे, असेस करोगे। देन पीपीवी क्या होता है, हमने इसे देखा। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या होता है, इसकी इंडिकेशन क्या होती है, टेक्निक कैसे करते हैं, वेंटिलेशन रेट क्या वेंटिलेशन रेट देनी होती है, फिर चेस्ट कंप्रेशन, इसके इंडिकेशन कब देना है, क्यों देना है, फिर इसकी टेक्निक कैसे देना है, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो कौन सा रेशियो देना है, क्या रेशियो फॉलो करना है, फिर ड्रग्स, अगर ड्रग की ज़रूरत पड़ी कौन सा फॉलो करना है, एपिनेफ्रिन को किस रूट से कैसे करना है, वो भी हमने देखा। फिर मेन इंपॉर्टेंट जो आता है वो है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें आप लिखोगे प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, असिस्टिंग ड्यूरिंग रिससिटेशन, असेस करना, मॉनिटरिंग, सब कुछ मॉनिटरिंग और डॉक्यूमेंटेशन। फिर कंक्लूजन में आप लिखोगे इस तरीके से कि अर्ली एंड इफेक्टिव वेंटिलेशन इज़ द कॉर्नस्टोन ऑफ नियोनेटल रिससिटेशन। अब अगर आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो आप फुल मार्क्स ला सकते हो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए नहीं था, इसमें हर नॉर्सेट कंसेप्ट आपको वो इंक्लूड हो गया जहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। आप कहीं से भी जाओ, नियोनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम पे आप एमसीक्यू कीजिए या पास्ट ईयर क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको दिक्कत आई तो आप मुझे बोलना। अब मैं आपको कुछ चीज़ें देता हूँ, जैसे कि 10 हाई यील्ड नॉर्सेट एमसीक्यूज। पहला, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन नियोनेटल रिससिटेशन, जो मैंने पहले पार्ट में पढ़ा है, इफेक्टिव वेंटिलेशन। दूसरा, what is the duration of golden minute, फर्स्ट 60 seconds, मिनट बोला तो वही से। तीसरा, what is the correct order of sectioning, mouth before nose, क्यों, ये भी बताया। PPV is indicated when the heart rate is less 100 beats per minute,
what should the baby when should the baby be reassessed after starting PPV after 30 seconds? When are chest compression is indicated, heart rate less than 60 beats per minute after effective PPV? So what is the preferred chest compression technique? Two thumb encircling technique. So आठवां, what is the compression to ventilation ratio in newborns? That is 3:1. In case of adults, जिसको हम CPR भी कहते हैं, that is 30:2. So 9, how many total events per minute are delivered during chest compressions? That is 120 events per minute. 10वां and last इसमें, which drug is administered when the heart rate remains less than 60 beats per minute despite effective PVV and chest compression? That is epinephrine. तो यहाँ से आपका फॉर्मा भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ में जा रहा है. अब वाइवा क्वेश्चन, मैंने पार्ट 1 में भी बोला, ये वाइवा क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्जामिनर या प्रैक्टिकल में आपको पूछा जाए. ये कहीं पे भी आपके फैमिली में किसी को डिलीवरी हो या कहीं पे भी है, तो अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर पता होगा तो आप वहाँ पर छा जाओगे. पहला, अगर आपको एग्जामिनर बोलता है व्हाट इज़ द हार्ट रेट, वाई इज़ द हार्ट रेट मोर इम्पॉर्टेंट दैन द सेकंड कलर, आपका बेस्ट आंसर दे सकते हो, बिकॉज हार्ट रेट इज़ मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ neonatal resuscitation. Examiner, what is the first action after birth in a non-vigorous baby? Best answer, provide warmth and begin the initial steps of neonatal resuscitation. Examiner, what is the compression to ventilation ratio? Why is the compression to ventilation ratio is 3:1 in newborns? Best answer, because neonatal cardiac arrest is usually caused by respiratory failure, therefore ventilation is given higher priority than chest compressions. अब जिसका मैंने वादा किया था आपके साथ, वो है 1 पेज फाइनल रिवीजन. एग्ज़ाम के लिए 5 मिनट पहले पढ़ कर जाओगे तो पूरा टॉपिक दिमाग में घूमेगा. दैट इज़, स्टार्ट हम करेंगे न्यूनेटल रेससिटेशन से. इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है, गोल्डन मिनट 60 सेकेंड्स और PPV देना होता है. इफ़ एपनिया, गोल्डन से होगी एपनिया, गैस्पिंग या हार्ट रेट लेस देन 100 बीट्स पर मिनट. फिर रीअसेस करोगे PPV आफ्टर 30 सेकेंड्स, और फिर कंप्रेशन दोगे, हार्ट रेट कंप्रेशन दोगे अगर बच्चे में हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट रहा. कंप्रेशन रेशो क्या रहेगा, 3:1. इवेंट्स पर मिनट कितने रहेगा, 120 यानी 120. जो मैंने आपको समझाया था कि ऑक्सीजन परसेंटेज कितना देना ये क्यों ज़रूरी है, वो टर्म बेबी के लिए ऑक्सीजन कितना दोगे, 21%. प्री टर्म स्टार्ट उसके लिए कितना दोगे, 21 से 30%. अगर ड्रग आपको देना होगा उस बच्चे को जिसकी हार्ट बीट्स लेस दैन 60 बीट्स पर मिनट है, वो कौन सा दोगे, एपिनेफ्रिन. तो ये 1 पेज था जिससे आपका पूरा न्यूनेटल रेससिटेशन कंप्लीट होता है. सो यहाँ से एक बात लास्ट बात मैं आपको बोलता हूँ. मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉर्सेट लाइन इज़, in neonatal resuscitation, effective ventilation is the single most important intervention. I will, जो नॉर्सेट लेवल या जो बोर्ड लेवल आ सकता था वो सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया. तो इसी के साथ साथ नो बकवास, नो टाइम पास. पढ़ते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.